इसमें सर लिखने के लिए सर एक मिनट सर, हाँ हाँ ओके क्या हुआ सर? पेन लेना है? हाँ हाँ पेन ये पेन ऐसे करेंगे सर। अच्छा 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 और जब इसको ऐसे करेंगे ओके ओके समझ गए सर समझ गए। सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है हाँ, क्योंकि इससे पहले मैं करोल बाग में पढ़ाता हूँ। हाँ तो मैं वहीं से क्लास लेकर आ रहा हूँ तो सिस्टम देखो हम आप लोगों को हम जो है एनसीईआरटी साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी साइंस साइंस पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है? ठीक है। देखिए एनसीईआरटी साइंस के जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस है, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि फिजिक्स, भौतिकी एवं केमिस्ट्री, रसायन एंड बायोलॉजी। जीव विज्ञान, ठीक है। सभी लोग यूपीएससी के हैं? अच्छा आप स्टेट पीसीएस, आप एसएससी, आप यूपीएससी। चलिए अच्छी बात है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायो की क्लास। बायोलॉजी ऐसा ना आदत बन जाता है सिस्टम पे। अब हमारे यहाँ मैं प्लूटस आईएएस में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कुछ सिस्टम अलग है ना, तो एक आदत बन जाती है। आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिकली बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। देखो यदि बायोलॉजी के संदर्भ में बात किया जाए, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वह पादप हों, चाहे वह मानव संबंधित अन्य जीव जंतु हों, ठीक है, हम अपने शब्द को दोनों मीडियम में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम? ओके। तो जो बायोलॉजी है, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक बात है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह प्लांट्स हो चाहे वह एनिमल हो, ठीक है, सबका जो निर्माण हुआ है, निर्माण का मतलब उनका बनना, ठीक है, वो बेसिकली सेल से मिलकर बना है। सेल, सेल कभी सुना गया नाम, है ना? हाँ, कोशिकाएं। यानी कि प्रत्येक जीव, चाहे वह मानव हो या प्लांट्स हो, सबका निर्माण सेल से मिलकर ही हुआ है, ठीक है। सेल क्या है? अगर एक प्रश्न बन जाए कि सेल क्या है, तो सेल किसी भी शरीर के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके लिए क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, एवं दूसरी बात यह है कि यह जो सेल होता है, ये आपके ब्रह्मांड में, यानी कि
पूरे पृथ्वी सिस्टम के अलावा सौर मंडल की मैं बात कर रहा हूँ। जीव की जो संकल्पना है सिर्फ पृथ्वी पे है। ये सेल 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल। ठीक है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, यानी कि पादप कोशिका। एनिमल सेल यानी कि जीव जंतु की कोशिका। अभी लिखेंगे नहीं, बिल्कुल जीव जंतु की कोशिका। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यह सेल का एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ये जो सेल का बाह्य लेयर दिख रहा ना आपको, ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक बाह्य परत है, एक्सटर्नल लेयर है, ध्यान रखेंगे। यह जो लेयर होता है यह कहलाता है सेल वॉल। क्या कहलाता है? सेल वॉल। ठीक है, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट्स एंड एनिमल सेल में, ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो सेल वॉल होता है यानी कि जो कोशिका भित्ति होता है यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर? लेकिन यह जो सेल वॉल होता है यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ह्यूमन सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, इसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, आपको एक बात पता है कि प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वह प्लांट्स हो चाहे वह एनिमल्स हो, सबका निर्माण सेल से मिलकर हुआ है। बहुत सारे सेल के जो ग्रुप होते हैं वह टिश्यू का निर्माण करते हैं, वह जो है टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब बात है कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या है? ऊतक। टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊतक। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, है ना? यही जो ऊतक होता है एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स यानी कि जो संरचना होती है, और अनंतः इससे एक बॉडी का निर्माण होता है, चाहे वह प्लांट्स हो या एनिमल हो। क्लियर? यानी हमारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब यह है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना? उसी के अंतर्गत हम लोग का जो पहला टॉपिक है वह था कोशिका। कोशिका कहे तो सेल। ठीक है, सेल क्या है? कोशिका शरीर की बेसिक स्ट्रक्चर है ना? इसके कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्लांट्स, एक एनिमल। अच्छा, दूसरी बात, प्लांट्स एंड एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो प्लांट्स और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस इसी बात का है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल का काम है प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। यदि आप मान लो फॉर एग्जांपल आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, अचानक किसी व्यक्ति के साथ आपका टकराव हो गया, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्या पेड़ दे सकता है? नहीं। तो पेड़ को
मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये जो सेल वॉल होता है ना, उस पेड़ के लेयर को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि जो बाह्य आघातें हैं, जो बाहरी चोट है, उससे उसको सुरक्षा प्रदान करता है ना। अच्छा, ये जो सेल वॉल होता है एक विशेष प्रकार का रसायन है जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज सुना है कभी नाम? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। क्लियर? अच्छा, अब आपको हम थोड़ा सेल के बारे में अभी बिल्कुल बेसिक शुरू किए हैं। हाँ, सब ह्यूमन के बारे में ही है। जो एनिमल सेल होता है असल में बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो जीव जंतुओं की श्रेणी है, जीव जंतुओं के साथ ह्यूमन सेल को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है, बात यह देखो, यह है आपका सेल का स्ट्रक्चर, है ना। अब यह जो आपका सेल का स्ट्रक्चर है यह ह्यूमन सेल है। यह क्या है? ह्यूमन सेल है। जैसे आपने देखा, आपके पास एक बाह्य लेयर, एक्सटर्नल लेयर है, आप देखेंगे ये जो है, इसको मैंने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिपिड क्या? वसा। वसा क्या? आप अपने न्यूट्रिशन में, पोषण में, अपने न्यूट्रिशन में जो पोषण होता है, जो आपकी न्यूट्रिशन है, आप देखते हैं आप उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन ग्रहण करते हैं, है ना। तो यही जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है वसा, लिपिड। जैसे वसा होता क्या है आप जानते होंगे कि जो भी ऐसे ऑयली रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो सोर्स है, ठीक है, वो वसा का ही सोर्स है। ठीक है, खासकर फास्ट फूड भी वसा का ही सोर्स है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो लिपिड है वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन करता क्या है? यहाँ पे ये प्रश्न, सेल मेम्ब्रेन करता क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में एक ही कोशिका है। मानव शरीर या प्लांट शरीर, जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को मैं सम्मिलित करके सबका निर्माण, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि बहुत सारे सेल मिल करके, मोबाइल को साइलेंट कर लो, बहुत सारे सेल मिल करके, सेल मीन्स कोशिका, क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होता है? ऊतक। ऊतक, ऊतक जो होता है ये कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो सेल के अंदर एक पार्ट है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका के बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यह एक अंग है, मैंने कहा यह एक अंग है, ठीक है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है कभी ना? सुना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, राइट ना? क्यों? कैसे? सेल को नहीं चलाता है, सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो आप न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं ना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वह वसा हो, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, आपकी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और कोशिकाएं ऊर्जा के रूप में, अपने न्यूट्रिशन के रूप में एटीपी को समझते हैं। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वह क्या समझते हैं? एटीपी को समझते हैं। एटीपी क्या है?
एटीपी कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। नहीं समझ पाए क्या? आपको मान लो यहां से दिल्ली जाना है, तो आपके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? करेंसी, वित्तीय, है ना? तो सेम चीजें आपके शरीर के कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण करने का जो कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसी वजह से उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और यह ऊर्जा दो प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। समझ रहे हैं बात को? एक प्रोसेस अनाक्सी होता है, ठीक है, और एक प्रोसेस ऑक्सी होता है। बात को समझिए, कैसे ऊर्जा बनता है, कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। आपने तो न्यूट्रिशन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, समझ में आ रहा आपको? आ रहा ना? तो आपने जो भी न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, अब वो कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है, आप इस बात को समझेंगे। आपके शरीर के अंदर दो प्रकार के प्रोसेस चलते हैं, एक अनाक्सी, एक आक्सी। अनाक्सी में क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति है, लेकिन आक्सी में ऑक्सीजन उपस्थित है। क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ता है, और जब तोड़ता है ना तो उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे आक्सी प्रोसेस के अंतर्गत आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, तो इससे बड़ी मात्रा में लगभग 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। बात को समझ रहे हैं? 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो रहा, कहां पे? देखो, आपने न्यूट्रिशन में देखो, आपने ग्लूकोज ग्रहण किया है ना, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं फिर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपने ग्लूकोज ग्रहण किया, अब जब ऑक्सीजन का इस पे प्रहार होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे एक बिजली घर नहीं होता, बिजली घर समझते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब इस पे प्रहार होगा तो इसमें बड़ी मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है, लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है। इसी एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी का करेंसी। अच्छा, इसी आधार पर एक प्रोसेस और है, जैसे हमने आपको बताया, देखो एक एक बातों को समझिए। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो भाग है ना, ये अंदर का, ये पूरा भाग अंदर का, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, है ना। तो देखो, ऊर्जा का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो कोशिका द्रव्य में होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य में होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बात को समझ रहे हैं? उस केस में क्या होता है, मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये 2 एटीपी और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनी ऑक्सी प्रोसेस के द्वारा 36 एटीपी, टोटल 38। इसी आधार पे कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, राइट ना? कोई दिक्कत? तो ये इसी आधार पे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर है ना। अच्छा, अब देखो, मैं बात कर रहा था ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब मान लो मैंने बोल दिया कि सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है, तो क्या अगर कोई पदार्थ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा, अगर इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि वस्तु एक ही जगह पे एकत्रित रहेगी, कोशिकाओं के अंदर भी परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब उसके लिए इसमें कौन जिम्मेदार है?
कि किसी भी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षा के रूप में काम करेगा। एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, अगर मान लो आपको अंदर आना है तो सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन जरूरी होता है। इसी प्रकार कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, एक सुरक्षा कवच और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। कोई भी इंटरनल पदार्थ मैटर्स अगर एक्सटर्नल रूप से बाहर जाने की कोशिश किया जा रहा है तो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही बाहर जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाद कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, देखो ध्यान दो। आप ध्यान देंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाद कोशिका के अंदर इंटरनल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे एक है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं फैले हुए आकृति में, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदप्पी जालिका। अंतःप्रदप्पी जालिका, ठीक है। यही वह रास्ता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैसे? इसके अलावा देखो, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, सेंटर जो होता है ना, ये सेंटर है कोशिका का, सेल का, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में क्या? नाभिक। नाभिक। अब देखो, नाभिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ पाए जाते हैं जिसे जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में जानते हैं, जो बेसिकली डीएनए और आरएनए। क्या आपको पता है डीएनए के बारे में? पता है क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीएनए का फुल फॉर्म, ओके। आरएनए का आप लोग भी पढ़ते रहो, है ना, ओके। अब देखो क्या होता, अभी मैं बेसिक बातें समझा रहा हूँ, ये समझ लो कि अभी टॉपिक का बस बेसिक चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इस जेनेटिक, इसमें बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके क्रोमोसोम, ये क्या होता है? गुणसूत्र। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके कोशिका में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस। यह जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। नियंत्रण कक्ष है, ठीक है। नियंत्रण कक्ष क्यों कह रहे हैं इसको, बताओ? कंट्रोलर। चूंकि जो आपके मुख्य पदार्थ हैं, ठीक है, किसी भी सेल के, वो आपके न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, है ना। चाहे वो डीएनए हो, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है। इसे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है? और तेज? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एटीपी आप लोगों ने समझा? चलो बताओ एटीपी क्या है, फुल फॉर्म आप बताओ। जैसे फुल फॉर्म नहीं पता? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा है। तो कुछ बातें आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा, करेंसी। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुछ बातें आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो सकता है, दिक्कत हो जाए, ठीक है। लिखो कोशिका के बारे में, जीव विज्ञान हेडिंग डालेंगे, बायोलॉजी, ठीक है। कोशिका, कोशिका शरीर की, लिखेंगे कुछ शब्द। कोशिका शरीर की, शरीर यानी कि बॉडी, बॉडी,
हाँ 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 हाँ, इंग्लिश में भी लिखवा देंगे, नोट्स भी इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। ऐसा है ना, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं सुबह से क्लास ले रहा था, ठीक है, कंटिन्यू 8 बजे से, है ना, रीज़न ये है। इसके पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था करोल बाग में, ठीक है, तो कंटिन्यू, तो सर ने मेरे को बताया था 3 दिन पहले, मैंने कहा ठीक है सर आऊँगा, तो उसी के चक्कर में मैं कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करना है मैटर को, ठीक है, तो मैं कर नहीं पाया, बस रीज़न ये है, और कोई बात नहीं, कल से हो जाएगा, ठीक है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यूनिट है, ठीक है, इकाई है, यूनिट्स है, ठीक है। हाँ दोनों दोनों, हाँ 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 हाँ, तो इंग्लिश खैर यूपीएससी के लिए दोनों लैंग्वेज ज़रूरी है, और इंग्लिश में जो है बेसिक रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट प्लांट्स, सेकंड एनिमल, एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अच्छा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, 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 प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल, सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल, हाँ सेल वॉल, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका भित्ति, लेकिन सेल वॉल ही लिखो तो अच्छी बात है, ठीक है। कोशिका भित्ति, सॉरी सेल वॉल पादप कोशिकाओं को, प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। पाया जाता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति प्लांट सेल को, पादप कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं यांत्रिक, यांत्रिक सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, यह प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले अंग, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले अंग, पाए जाने वाले अंग, ठीक है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः प्रदप्पी जालिका। ठीक है, नेक्स्ट पहले वाले को क्या बोलते थे हिंदी में? माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश ही लिखो, हिंदी नाम बहुत अटपटा है उसका। ठीक है इसके बाद लिखो राइबोसोम। नेक्स्ट राइबोसोम, ये मैं पार्ट्स लिखवा रहा हूं, क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको इंग्लिश में ही लिखो, नाम अच्छे रहेंगे इंग्लिश में ही। लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हिंदी में नाभिक। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, लास्ट लिखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका, रसधानी। ठीक है, रिक्तिका, वैक्यूल। हो गया ये। इसके बाद लिखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हो गया, बस ये भाग हैं। मैंने क्या बताया एक बार पुनः समझो। मैंने आपको ये बताया है अभी तक इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेंट्रोसोम। एक छूट गया है सेंट्रोसोम। राइबोसोम तो मैंने लिखवा दिया, सेंट्रोसोम। हाँ, सेंट्रोसोम। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले मैंने किसके बारे में लिखाया है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आप हेडिंग डालेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे, टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें दो शब्द लिखेंगे आप। पहले माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिए। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दैट टू प्रोसेस फर्स्ट अनाक्सी एंड ऑक्सी, है ना। पावर हाउस ऑफ सेल यानी हिंदी में लिखो ऊर्जा का घर। ऊर्जा का, हाँ, ऊर्जा का घर। ऊर्जा का घर। इसमें दो प्रक्रिया होते हैं। इसमें दो प्रक्रिया होते हैं। इसमें दो प्रक्रिया होती है। फर्स्ट ऑक्सी, ऑक्सी, ऑक्सी लिखेंगे, ऑक्सी, ऑक्सी। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिखेंगे ऑक्सी। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से 36 एटीपी का निर्माण होता है। जिसके माध्यम से 36 एटीपी, एटीपी, 36 एटीपी, एटीपी, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए। लिखा आपने, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक बात और लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट सेल ऑफ करेंसी, कोशिका का मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी ऑफ करेंसी। ठीक है, फिर से बोल दें, हो गया। यानी कि एटीपी क्या है? ऊर्जा का मुद्रा है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसमें आप हेडिंग डालेंगे, टॉपिक बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा सॉरी, अनाक्सी, अनाक्सी उसमें लिख लीजिए अनाक्सी। अनाक्सी प्रोसेस के अंतर्गत ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट ऐसे करके ऑक्सीजन बना करके नॉट प्रेजेंट कर दो, ऐसे क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। यह प्रोसेस कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह प्रोसेस यानी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होती है। अंतर्गत लिख दे क्या? साइटोप्लाज्म लिख दे, साइटोप्लाज्म लिख दे। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, के अंतर्गत होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का कारखाना, इसको लिखेंगे द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का कारखाना। ठीक है। देखो अभी हम बेसिक बातें लिखवा रहे हैं कि जो जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं ना। अच्छा यूपीएससी, एसएससी का कौन बोला आप? अच्छा आप दोनों। हाँ, तो जैसे मैं उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, कल की जो क्लास होगी पुनः यही क्लास होगी, लेकिन थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, बात ये एसएससी में देखो क्या है। एसएससी में आपसे बेसिक फैक्ट पूछा जाएगा, है ना। जो जितनी बातें भी बता रहा हूँ यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो सीधे क्वेश्चन। पीसीएस में आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे पूछ लेगा कि राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन का कारखाना है, तो क्वेश्चन बोल देगा कि प्रोटीन का कारखाना कैसे है, तो इसमें कुछ ऑप्शन देगा आपको। जैसे हाँ, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, सेम प्रोसेस। ठीक है, बताएंगे इसको, सारी बातों को बताएंगे। नहीं, यूपीएससी का ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं एसएससी का टीचर, हाँ मैं बेसिकली बेसिक पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं एसएससी का टीचर भी नहीं हूँ, मैं पिछले 8 साल से यूपीएससी का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्लूटस आईएएस में मैं साइंस एंड टेक का ही फैकल्टी हूँ। ठीक है, हाँ करोल बाग। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई प्रॉब्लम। हाँ वो कम ही है, और आपको एक्स्ट्रा मैटर दिया जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदप्पी जालिका। अंतःप्रदप्पी जालिका, अंतःप्रदप्पी जालिका। यह किसी भी कोशिका के अंदर, यह किसी भी कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में बोलते हैं परिवहन, परिवहन, ठीक है, परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखो ये क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसको समझा दूं आपको, बैठ जाओ। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनका संबंध न्यूक्लियस से होता है, ठीक है, नाभिक से होता है, सेल के नाभिक। अगर कोई भी पदार्थ यहाँ से बाहर जाना चाहता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही यह पदार्थ बाहर जा सकता है, ठीक है। अच्छा किसके सहारे जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन के सहारे जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट फिर जुड़ाव जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ है, तो यही बेसिकली इसका कार्य है। अच्छा इसके अंदर ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के अंदर, ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि ये जो राइबोसोम हैं यह आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही भाग है ना, इसे भी साइड में लिख लीजिए, ठीक है। राइबोसोम की उपस्थिति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही है, पास ही है। अच्छा आप लोग का फर्स्ट क्लास है, ओके, ये देखो मैं समझा दूं जी, नहीं आप लोग के नहीं, मैं पीछे जो स्टूडेंट, ऐसा है ये हम जो ध्यान देना, ये एनसीईआरटी साइंस की क्लास है, सॉरी एनसीईआरटी साइंस, ठीक है, एनसीईआरटी साइंस की क्लास है बेसिकली, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, एंड अदर जैसे एसएससी, बैंक, स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी, एसएससी, ओके, तो ध्यान देंगे आप, ये एनसीईआरटी साइंस की क्लास है बेसिकली, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। अच्छा जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने भी बेसिक बात किया है, ठीक है, ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिक बात किया है अभी तक, क्योंकि यदि मैं वहाँ से जहाँ से पढ़ा रहा था वहीं से बताऊँगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है, फिर आप बाद में जाके कहेंगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो ऐसा है, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। अच्छा जीव विज्ञान में आप जानते हैं कि जीवों से संबंधित जो जीव है ना, जीव जंतु, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान में। अब देखो आपको पता नहीं कि प्रत्येक जीव, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, देखो जब मैं एनिमल की बात करूँगा तो आप उसमें ह्यूमन सेल्स को भी रखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन आप इसको समझेंगे कि जब मैं एनिमल की बात करूं तो उसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, है ना। अच्छा तो जीव विज्ञान के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, मैं जीवों की बात कर रहा हूं, जो जीव है ना वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल कभी पढ़ा आपने सेल के बारे में, हाँ सेल क्या है, ये देखिए सेल से ही जीवों का निर्माण हुआ है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे जब सेल आपस में मिलते हैं ना, एक ग्रुप बनाते हैं ना, तो इससे एक अलग जो फॉर्मेशन तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू, ऊतक। अब टिश्यू भी 2 टाइप्स होते हैं, एक प्लांट्स एक एनिमल, सेल भी 2 टाइप्स हैं, एक प्लांट्स एक एनिमल, ठीक है। अच्छा अब यही टिश्यू जो है एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और लास्ट में यही ऑर्गन्स एक बॉडी को तैयार करते हैं, ठीक है ना।
तो ये प्रोसेस प्लांट्स में और एनिमल में दोनों में है, तो मैंने यही बताया है। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये बताया है कि यह जो है कोशिका का स्ट्रक्चर है, सेल का एक स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर में कुछ एक्सटर्नल लेयर हैं, कुछ इंटरनल लेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सेल का एक एक्सटर्नल लेयर है, बाह्य परत है। इस परत को हमने क्या नाम दिया है? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यह लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब आपका प्रश्न होगा ना कि लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है ना। तो देखो, जो आप न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, जब न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए कि अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है मैंने लिखवा दिया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे एक बाह्य लेयर और होता है, इसे भी समझेंगे। यह जो बाह्य लेयर है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है ना। प्लांट सेल में ओनली पाया जाता है। इसका क्या नाम मैंने बोला? सेल वॉल। सेल वॉल ओनली प्लांट्स कोशिका में पाया जाता है, इसलिए क्योंकि प्लांट्स कोशिका जैसे ये होता है ना, उनको मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति गया धक्का देकर हट गया, पर्सन को कोई धक्का देगा तो एंटी रिएक्शन, है ना। लेकिन पेड़ पौधे कोई धक्का देगा तो कोई जवाब देगा? नहीं देगा। इसलिए उनको रिजिड बनाने की ज़रूरत है। और रिजिड कब हो सकता है? जब उनका सेल वॉल से मिलकर बना। ये बेसिक बात है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने ये बताया कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिका के बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया अंतःप्रदप्पी जालिका, ये क्या करता है? यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। कैसे? जैसे मान लो यह सेल का नाभिक है, ठीक है, न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक है। आपके सेल के न्यूक्लियस में आप देखेंगे डीएनए और आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। पाए जाते हैं। यह सेल का जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल रूम कहलाता है ना। कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष। क्यों? क्योंकि सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना एक कोशिका की, ये यहीं पे होती है। अगर राइबोसोम, मैंने क्या कहा, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए फैक्ट्री है। अगर राइबोसोम को किसी प्रोटीन की जरूरत है, मान लो एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन, है ना, जो क्या करता है? बालों का निर्माण और नाखून का निर्माण करता है। अगर केराटिन प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, यानी कि संश्लेषण करना है, तो इसको, इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए जिम्मेदार कौन है? डीएनए ही है, न्यूक्लियस ही है। उसी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है बेसिकली। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एक बार बताइए, कैसे? ऊर्जा का घर। आप वो दो प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है ये? हाँ, अच्छा, अगर यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा? ओनली 2 एटीपी, है ना। अच्छा, एक बात और देखो, अगर ये तो हो गया कोशिका के बारे में बेसिक बात है। यही जो कोशिका है ना, इसका जो न्यूक्लियस का पार्ट है, जब इसके नाभिक के तमाम प्रकार के, जैसे डीएनए है, तो डीएनए है कुछ नाइट्रोजनी क्षारे AGTC से मिलकर बना है। अभी शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा AGTC क्या है ना, इससे मिलकर बना होता है। अब देखो, इन्हीं का प्रयोग जब हम साइंस के रूप में, कुछ एप्लीकेशंस के रूप में प्रयोग करने लगते हैं, तो उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं।
समझ गए? इन्हीं जेनेटिक मटेरियल का जब प्रयोग हम साइंस के कुछ एप्लीकेशंस के रूप में करते हैं, उसे जेनेटिक मटेरियल, उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, है ना? ये बेसिक बात है, ठीक है? क्लास की कब तक क्लास है ये, क्या टाइमिंग है? 11:30 से कब तक? 11:30 से होती है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, और आगे शुरू करते हैं। सर ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आरएनए और डीएनए होता है। जी, अब हम न्यूक्लियस पे ही जा रहे हैं, अब उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें अलग से पेज लेने का नहीं ऑप्शन है क्या? रहने दो यहीं पे, देखो हाँ ये है, यह है ये जो कोशिका होता है उसका न्यूक्लियस है, ठीक है? यह जो है कोशिका का न्यूक्लियस है, देखो ये पूरा, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, नाभिकीय छिद्र, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय छिद्र, ठीक है? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं फैला हुआ, इसको क्रोमेटिन धागे बोलते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन धागे। यही जो क्रोमेटिन धागे हैं ना, यही धागे अनंतः गुणसूत्र के रूप में निर्माण होता है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जिसकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितने पेयर होते हैं? 23, ठीक है? जिसमें अगर वह XX है तो फीमेल, XY तो मेल है, ठीक है? अच्छा, यह जो है, यह जो न्यूक्लियस है, इसी के अंदर सेल के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अब एक प्रश्न है कि डीएनए क्या होता है, ठीक है? डीएनए क्या होता है? तो डीएनए जो है किसी भी कोशिका का या किसी भी जीव का, किसी भी कोशिका का या किसी भी जीव का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है डीएनए। चूंकि इसको बोलते हैं ना कि ये जीवन की कुंजी है। क्या है? जीवन की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अलग अलग पहचान है ना, ये इसी के माध्यम से, क्योंकि सबके अंदर की जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो डिफरेंस होता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। डीएनए क्या है? जीवन की कुंजी है, लाइफ साइकिल का एक की है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये जो डीएनए होता है ना, ये कुछ विशेष प्रकार के रसायनों से मिलकर बनता है। जैसे वो रसायन होते हैं AGTC। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोनिन। एडिनोनिन। जी का मतलब गुआनिन। टी का मतलब थायमीन। इंग्लिश में ही है ये, तुम लोग भी लिखते रहो ना, आप लोग भी नोट करते रहिए, ठीक है। यदि बना लेंगे तो और अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो नहीं, अभी मैं सब नोट कराऊंगा। अभी बेसिकली तो बस इंफॉर्मेशन है ये। हाँ हाँ
जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में जो पीडीएफ मिलेगा उसमें भी ये इमेज रहेगा, हिंदी में मिलेगा उसमें भी रहेगा, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि देखो ये चीज़ होता है कोशिका में, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पोर है ये। नहीं नहीं ये ADPC के हाँ मैं इसको बता रहा हूँ, इसको साफ लिख दे रहा हूँ। ध्यान देंगे, बात को समझेंगे। देखो ध्यान दोगे, इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रमुख प्रकार से नाभिक अम्ल पाए जाते हैं, नाभिक अम्ल। हाँ, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसका बेसिकली क्या क्या नाम है, डीएनए और आरएनए। डीएनए कुछ विशेष प्रकार के रसायनों से मिलकर बनता है जिसका क्या क्या नाम बताया मैंने, ए, जी, टी और सी। इसको क्या बताया हमने, एडिनोनिन, एडिनोनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। अब हमने आपको बताया कि डीएनए है क्या। डीएनए किसी भी कोशिका का जीवन का कुंजी। क्यों, आपने देखा होगा जैसे बायोटेक्नोलॉजी के रूप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसका बेस क्या है, आधार क्या है, यही तो है। क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, जो नाभिक अम्ल हैं, ये कुछ नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर बने हैं। वो क्षार कौन कौन से हैं, यही है, एडिनोनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ठीक है। अच्छा, डीएनए का एक विशेष खंड और होता है जिसका नाम है जीन, ठीक है। क्या नाम है उसका, जीन। जैसे डीएनए जीवन की एक कुंजी है, उसी प्रकार जीन क्या है, डीएनए का एक विशेष खंड है। जैसे ऐसे समझो, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उस कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक उसमें बॉस होगा, ठीक है, जो 10 एम्प्लॉय को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो उस 10 एम्प्लॉय में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बॉस को रिपोर्ट करता होगा। तो जीन का काम वही है, बेसिकली जीन का काम वही है। जीन क्या करता है, इसे आनुवांशिकता का, जेनेटिक्स का यूनिट बोलते हैं, आनुवांशिकता की इकाई बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कोशिका में जो माता पिता के माध्यम से जो लक्षण जाता है वो डीएनए के माध्यम से जीन ही जाता है। बात को समझे, वो डीएनए के माध्यम से जीन ही जाता है। कैसे, देखो समझो, ये जो धागे हैं ना, ये जो धागे हैं ना, इसको क्या मैंने नाम बताया है, क्रोमेटीन। क्या नाम बताया, क्रोमेटीन। जब कभी भी सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ये क्या होता है, कोशिका का विभाजन, ठीक है। जब कभी भी सेल का डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटीन धागे टूट करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। कैसे, जब सेल डिवीजन हो रहा, आपको समझ में आ रहा है जी। यानी कि जब कभी किसी भी, चाहे वो प्लांट्स हो, बात को समझना, ये सारी प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है ना। अगर कभी भी किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका विभाजन का मतलब क्या, जैसे देखो सेल डिवीजन 2 टाइप्स होता है, ठीक है। एक तो जैसे शरीर के अंदर ही कोशिकाओं का विभाजन होता है, एक एक्सटर्नल, ठीक है। कोशिका का विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री, ठीक है। इसे आगे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगर वो समझाएंगे तो फिर वहाँ आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जब सेल डिवीजन होता है ना,
तो उस दौरान क्या होता है, यही जो जो क्रोमेटिन धागे दिख रहे हैं ना, ये टूट जाते हैं और टूट करके गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। और जो जीन होता है इस पे जाकर के, अलग पेन से दिखा दे आपको, ये आपका इस पे जाकर के चिपक जाता है ये। अब जीन देखो, अब इस दौरान जो भी सेल डिवीजन हुआ होगा, इस सेल के सारे लक्षण इस गुणसूत्र में होंगे, जाहिर सी बात है। तो जीन क्या है? जीन किसी भी कोशिका के संदर्भ में जीवों के जितने भी आनुवांशिक लक्षण है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। क्लियर? अच्छा, अब बात आता है कि चलो डीएनए का ये काम है, गुणसूत्र का ये काम है, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड एक तो और पाया जाता है जिसका नाम है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना आरएनए। अब देखो आरएनए जो है ना, ये सबसे सेकंड सहयोगी होता है डीएनए का, सबसे सेकंड बाद वाला सहयोगी होता है। जैसे एक तो है, मान लो बॉस को रिपोर्ट कर रहा है, एक है जो उस बॉस को जो रिपोर्ट कर रहा है उसको भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो वस्तु का डिलीवर भी कर रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई पदार्थ, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल्स, जैसे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है, कहीं पे चोट लग गया, कुछ भी हो गया, वहाँ किसी प्रोटीन की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, तो उस दौरान ये ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आरएनए है। नहीं समझ रहे हैं क्या बात को? आरएनए बेसिकली जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो डीएनए के द्वारा और जीन के द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, उसको उस तय लक्ष्य पे पहुंचाने का कार्य किसका है? आरएनए का। ठीक है, ये बेसिक बात है। जीन को ट्रांसफर करता है ना ये? हाँ, जीन को ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें कुछ लिखेंगे आप लोग? अच्छा, ठीक। तो ये हो गया आपका कोशिका के जो न्यूक्लियस का पार्ट है। कोई डाउट? ओके। देखो सारी बातों को, खैर ये हिंदी में पीडीएफ है, ठीक है, सारी बातों को लिखा गया, ठीक है। अब इसी का एक लेयर बना देंगे इंग्लिश में भी, ठीक है, तो दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जो भी क्लास पीडीएफ होगा मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया डीएनए के बारे में, एक बार फिर से आपको मैं बता दूं। देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यह वह मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, वह मॉलिक्यूल है जो किसी जीव के विकास, डेवलप समझते हैं ना, विकास और कार्य के लिए आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है। कैसे वहन करेगा? सेल डिवीजन के माध्यम से, है ना। अच्छा, डीएनए दो जुड़े हुए धागों से बना होता है, ठीक है। जो देखो डीएनए की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो द्विकुंडलित होता है, ठीक है। वो आपस में कुछ इस प्रकार के, जो मैं आपको नाम बता रहा था एजीटीसी का, ये आपस में जो इसके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए की संरचना है, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वाटसन तथा क्रिक। क्या नाम है? वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने ही सर्वप्रथम डीएनए की संरचना के बारे में बताने की कोशिश किया कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? द्विकुंडलित है, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने, ठीक है, इनका मॉडल बताकर डीएनए को दोहरी हेलिक्स संरचना, हेलिक्स का मतलब वही द्विकुंडलित, ठीक है, बताने की कोशिश किया।
देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, बेसिकली जुड़ा होता है बेस पेयर के रूप में, जैसे एडेनोनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होते हैं। समझ, हाँ, नहीं ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, मतलब ये, हाँ मतलब ये जुड़े होते हैं आपस में। हाँ, बेसिकली जो AGTC होता है यही इसका DNA का नाइट्रोजनी क्षार है जो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, जीन के बारे में मैंने आपको बताया, जीन क्या है, मैंने बताया कि जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई है, यही बात बताया ना। कैसे? क्योंकि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र क्या होता है, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है तो टूट जाता है, और वही टूट के किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है, ठीक है। और गुणसूत्र के ही ऊपर क्या होता है, जो जीन के पार्ट्स हैं वो जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है, लग जाते हैं उसके साथ, ठीक है। तो जीन को मैंने क्या बताया, जीन आनुवांशिकता की इकाइयां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो DNA से बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी DNA से ही बना होता है, ठीक है। और गुणसूत्रों में व्यवस्थित होती है, प्रत्येक जीन में विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश होते हैं। देखो, व्यक्ति के अंदर जो भी कोशिका है, मानव हो या प्लांट्स हो, प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक जीन जिम्मेदार होता है, ठीक है। जो जीन होते हैं ना, प्रत्येक जीन का अलग अलग कार्य है। एक प्रोजेक्ट है साइंस एंड टेक में, इसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सुना है कभी आपने? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है व्यक्ति के जीन का ही अध्ययन कर रहा है, क्योंकि जो जीनों की संख्या होती है ना किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस में, ये कई लाखों की संख्या होती है इसकी, और यही जो जीन होते हैं ना, यही जिम्मेदार, जैसे कोई व्यक्ति किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, तो बेसिकली यही जो जीन होता है वही जिम्मेदार होता है ना। तो इसका जो अध्ययन है आप देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है, इसे हम साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वो साइंस एंड टेक में चल रहा है, ये रिसर्च की बात है, हाँ हो सकता है। ऐसे नहीं, वो तो खैर मेडिकली वो अच्छी प्रोसेस नहीं है, दवा के माध्यम से मेडिसिन लेकर के एक मान्यता तो नहीं है, लेकिन हाँ जीन को चेंज करके जो हाइट की प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो जीन जिम्मेदार होता है उसको साइलेंस कर, उसको एक तकनीक बोलते हैं जीन साइलेंसिंग टेक्निक, ठीक है। इसे साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज का क्लास बेसिकली यही तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कल से, चूँकि मैं तो आज जल्दी में था, ठीक है, कल से जो है टाइमिंग से क्लास होगी, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, कल PDF ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बेसिकली शुरू किया है ना। कल जो है इंग्लिश मीडियम वाले कितने छात्र हैं थोड़ा बता दो मुझे। आप 2 3, बस आप 2, ओके, ठीक है। लिखवाना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जैसा बताइए आप, दोनों में लिखवाना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। 1 मिनट सर को बुलाना था। स्टॉप कर देते हैं यहाँ से, रिकॉर्डिंग ही चल रहा ना। एक मिनट आते हैं सर। क्लासेस टाइमिंग क्या है? हो गया 1 बजे। अच्छा, आज तो थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टॉप कर दो इसको।
हाँ इसको